बाड़मेर जैसलमेर के पूर्व सांसद और राजस्थान के प्रभावशाली और कद्दावर नेता पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी का उनके पैतृक गांव यानी कि मोहनगढ़ में भावपूर्ण अंतिम संस्कार किया गया और इस मौके पर उनके बेटे डॉक्टर रमन चौधरी ने उन्हें मुखाग्नि देकर अंतिम विदाई दी, जिसके दौरान हर किसी की आंखें वहां पर नम रही। जैसलमेर और बाड़मेर से भारी संख्या में उनके समर्थक वहां पर पहुंचते हैं और अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं और कर्नल चौधरी को श्रद्धांजलि देते हैं। उनके सम्मान में मोहनगढ़ कस्बे के बाजार बंद रखे गए, तो वहीं अंतिम संस्कार के दौरान कई बड़े राजनीतिक और सामाजिक नेता भी पहुंचते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आपको बता दें कि कर्नल सोनाराम चौधरी के जाने से कहीं न कहीं राजनीति में शोक की लहर भी देखने को मिली। एक दिग्गज राजनेता का चले जाना बेहद दुख का विषय है। देखिए, ये बहुत ही आज दुखद अवसर है। सबसे पहले तो मैं स्वर्गीय कर्नल सोनाराम जी चौधरी साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, क्योंकि एक बहुत ही बुलंद शख्सियत, बहुत ही महान शख्सियत, केवल पश्चिमी राजस्थान नहीं, संपूर्ण राजस्थान और पूरे देश के अंदर एक कद्दावर किसान नेता के रूप में अपनी पहचान रखते थे और बहुत ही मजबूती के साथ, चाहे किसानों की बात रखनी हो या चाहे दलितों की बात रखनी हो, गरीबों की बात रखनी हो, बहुत मजबूती के साथ बात रखते थे और पैरवी करते थे। चाहे लोकसभा की बात कर लें या विधानसभा की बात कर लें, जहाँ भी रहे उन्होंने हमेशा सामाजिक न्याय की बात की और ख़ास तौर से समाज की बात करें तो सामाजिक स्तर पर भी एक बहुत बड़ी कमी आई है, क्योंकि हम सभी के लिए एक मार्गदर्शक थे और अचानक से ये हादसा हुआ तो समाज के लिए क्षति है। पूरे राजनीतिक स्तर पर पूरे राजस्थान, पूरे देश के लिए ये बहुत ही बड़ा दुखद घटना। देखिए, कर्नल सोनाराम जी एक अलग ही व्यक्तित्व था और उन्होंने किसान परिवार में जन्म लेकर के फौज के अंदर अपने देश के लिए सेवाएं दी, फिर सामाजिक जीवन के अंदर राजनीतिक क्षेत्र में आकर के कई बार वो सांसद रहे। सिर्फ आमने सामने चुनाव ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी से हमारे 2014 में सांसद भी वो बाद में जैसलमेर से रहे। तो हमने सदैव बहुत लंबे समय तक साथ में भी काम किया और हर बात को वो बड़ी मजबूती से भी रखते थे। जनता के प्रति उनका एक अलग स्नेह था। आज अचानक ये समाचार प्राप्त हुआ, शोक की लहर भी है और उनका एक रिक्त स्थान मेरे को नहीं। कर्नल सोनाराम जी का अपने आप में एक अलग व्यक्तित्व था। वो अपनी बात को बेबाक तरीके से कहते थे, वो चाहे सदन में हो चाहे जनता के बीच में हो। और उन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन जिस प्रकार से एक किसान के परिवार में उन्होंने जन्म लिया और विषम परिस्थितियों के अंदर शिक्षा प्राप्त करके और सेना के अंदर जाना उन्होंने उचित समझा और सेना के अंदर रहकर उन्होंने देश की सेवा की और उसके बाद में सामाजिक जीवन के अंदर आकर उन्होंने यहाँ पर सांसद के रूप में और विधायक के रूप में सेवाएं दी है। निश्चित रूप से वो हमारे सब युवाओं के एक आइकन थे और किसानों के एक मसीहा के रूप में उनको याद किया जाता है। बढ़ते हैं आगे और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। कृषि विभाग के जितने भी अधिकारी हैं उनके साथ में बैठक ले रहे हैं। अच्छी बारिश को देखते हुए अधिकारियों को फसल उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए गए। किसानों के लिए खाद और बीज की समय समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर उनके द्वारा दिया जा रहा है और कहते हैं कि किसानों को किसी भी तरह की कमी ना रहे, पूरी तैयारी अपनी रखें। भरपूर पैदावार के लिए विभागीय समन्वय और मॉनिटरिंग बढ़ाने के निर्देश भी वो देते हुए दिखाई देते हैं। और ये तस्वीरें उस वक्त की जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कृषि विभाग के तमाम अधिकारियों के साथ में बैठक करते हैं और दिशा निर्देश देते हैं कि किस तरह से फसल उत्पादन पर फोकस करना है, उचित दाम पर करना है। तमाम जो मेन पॉइंट होते हैं उन पर चर्चा करते हैं और उस हिसाब से दिशा निर्देश देते हैं। तो फसल उत्पादन बढ़ाने पर उनका मुख्य तौर पर जोर रहता है। और अब खबर जयपुर से, जहां पर किसानों की समृद्धि के लिए लाई जाएगी नई एफपीओ नीति। राजस्थान में बनेंगे 500 नए एफपीओ। पहले से ही कार्यरत है हालांकि ये 500 तो, और 913 एफपीओ किसानों को मिलेगा पेटेंट, सर्टिफिकेशन और मार्केटिंग का सहयोग, आधुनिक तकनीक सीखने के लिए विदेश ये तमाम किसान जाएंगे। 100 एफपीओ कृषकों को मिलेगा मौका। नीदरलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड और ब्राजील जाएंगे किसान।
विदेश से लौटकर किसान करेंगे तकनीक साझा। तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए गुड न्यूज ये देखने को मिली है। और चलिए बात दौसा की भी करते हैं, जहां पर लालसोट में तहसीलदार और वकीलों के बीच विवाद ने तूल पकड़ लिया है। तहसीलदार के पक्ष में राजस्थान पटवार संघ खुलकर सामने आया है। कलेक्ट्रेट पर पटवारी गिरदावर, नायब तहसीलदार और तहसीलदारों ने जम करके धरना प्रदर्शन दिया। जिले भर में वकीलों और राजस्व अधिकारियों ने कार्य का बहिष्कार रखा है और कार्य बहिष्कार से फरियादी यहां पर परेशान है। आपको बता दें कि तहसील कार्यालय और न्यायालय में सन्नाटा भी पसरा हुआ है। तो दौसा की तस्वीरें। परिषद की सिर्फ और सिर्फ एक मांग है, जो आरोपी है जिन्होंने बदतमीजी की है, अभद्रता की है, कार्यालय में बैठे हुए तहसीलदार जी के साथ अभद्रता की है, सिर्फ उनकी गिरफ्तारी चाहता है राज्य सीमा परिषद। और हम आपको मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं कि सारे वकीलों के खिलाफ हम लोग नहीं हैं। हम जानते हैं जनता परेशान हो रही है। 19 तारीख को हमारे लालसोट तहसीलदार जी के साथ में कुछ अधिवक्ता गणों ने एक राय होकर कार्यालय में घुसकर अभद्रता की है, दुर्व्यवहार किया है और मारपीट करी है। उसी के विरोध में लालसोट थाने में FIR दर्ज हुई थी। उस FIR के ऊपर ठोस कार्रवाई नहीं होने के कारण पूरे राजस्थान के अंदर सारे राजस्व कर्मी में भारी रोष है। उसी को देखते हुए सभी जिला मुख्यालयों पर यह विरोध प्रदर्शन चल रहा है। और अब चलिए जयपुर से खबर मिल रही है, जहां पर DG मालिनी अग्रवाल के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई हुई है। खूंखार अपराधी को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया है। 15 साल से फरार था 5 लाख का इनामी बदमाश। आरोपी प्रवीण उर्फ लाला हत्या के मामले में ये फरार था। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को चकमा दे रहा था ये बदमाश। और अब खबर चाकसू से, जहां पर ढूंढ नदी में 19 घंटे बाद विवाहिता का शव मिला है। गरुड़वासी ढूंढ नदी रपट से 200 मीटर दूरी पर झाड़ियों में यह शव मिला। सिविल डिफेंस, SDRF और पुलिस प्रशासन को राहत मिली है। त्रिलोकीनाथपुरा गांव निवासी मंजू बैरवा के रूप में पहचान हुई है। बीते दिन शाम पति के साथ में बाइक से घर लौट रही थी और रपट पर तेज बहाव के चलते बाइक सहित पानी में बह गई थी। पति को स्थानीय लोगों ने उसी वक्त सुरक्षित बचाया था। और चलिए बात अलवर की करते हैं, जहां पर 3 युवकों पर आकाशीय बिजली गिरी है। बिजली गिरने से एक युवक यहां पर झुलसा है और 2 बेहोश है। आपको बता दें बिजली गिरने से एक युवक के कपड़े तक जल चुके हैं और जेब में रखा मोबाइल फट जाता है। 2 युवकों को अस्पताल पहुंचाया है। और जंगल में बकरी चराने गए थे ये तीनों युवक। तेज बारिश के साथ ही गड़गड़ाहट से आकाशीय बिजली इन पर गिर जाती है। आकाशीय बिजली? आकाश कैसे? हम बकरी चरा रहे जंगल में, छतरी में दोनों के ऊपर पड़ी है। तो क्या नुकसान हुआ है आप लोगों को? फोन बढ़ गया और पैर बढ़ गया, कपड़ा बढ़ गया। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले हमारे अस्पताल के अंदर एक ऐसा ही मामला आया है, जिसके अंदर 3 युवक थे, खेतों में बकरियाँ चरा रहे थे। उस वक्त छतरी ओढ़ के बैठे हुए थे खेतों में, तो कहीं से बिजली गिरी और झुलस गए काफ़ी। जिनमें से एक तो ठीक था, तो वो तो हमारे यहाँ नहीं आए। 2 को थोड़े से वर्ण के झुलसे हुए थे, तो हमारे यहाँ आए, लेकिन वाइटल्स ग्रुप के सारे सब ठीक थे, तो हमने प्राइमरी उपचार दे दिए हैं। बाकी अभी दोनों स्वस्थ हैं। अभी चलिए बढ़ते हैं आगे और पोखरण की बात कर लेते हैं, जहां पर जिला अस्पताल में जांच करवाने आ रहे मरीजों की लगातार जेबें कट रही है। बदमाश लगातार मरीजों को यहां पर अपना निशाना बनाते हैं। OPD काउंटर और दवा काउंटर के पास बदमाश डेरा लगाते हैं और डेरा लगाकर मरीजों की जेब लगातार काटते हैं। करीब आधा दर्जन से ज्यादा जेब कतरी की वारदातों को ये अंजाम देते हैं। OPD पर्ची के बहाने आकर बुजुर्गों को निशाना बनाते हैं। बुजुर्ग की जेब में रखे पर्स को चुराकर बदमाश फरार हो जाते हैं और पर्स में रखे करीब 10,000 रुपए और जरूरी दस्तावेज लेकर के फरार होते हैं। और चलिए जयपुर से फिर खबर है, जहां पर DGP राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर कार्रवाई हुई है। MP के कुख्यात पारदी गिरोह के 6 सदस्य गिरफ्तार किए गए। स्टेट क्राइम ब्रांच टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। अजमेर और सवाई माधोपुर में चोरी की साजिश का पर्दाफाश किया। लाखों के गहने और नकदी की बरामद की है। पुलिस ने बदमाशों से 4 बाइक भी जब्त की है, तो वहीं पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है।
और चलिए बात भिवाड़ी की करते हैं, जहां पर टपुकड़ा कस्बे में सरकारी अस्पताल के सामने उस समय अफरा तफरी मच जाती है जब मामूली विवाद यहां पर खून खराबे में बदल जाता है। घटना के बाद आरोपी युवक अपनी रेहड़ी मौके पर ही छोड़कर फरार हो जाता है। तो वहां के लोगों का कहना है कि पुलिस को तुरंत सूचना दी गई, लेकिन पुलिस समय पर ही नहीं पहुंची, जिसके चलते आरोपी भाग निकला। पीड़ित परिवार ने आरोपी को पकड़ने के लिए टपुकड़ा थाना पुलिस को शिकायत भी दी है। तो वहीं थाना पुलिस पीड़ित की शिकायत पर आरोपी की तलाश में जुटी है। और चलिए बात इटावा की करते हैं, जहां पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय खोडावदा में सीएडी कॉलोनी के निवासियों की तरफ से विद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए सहभोज का आयोजन किया गया। एसीबी ईओ माणक चंद्र मीना की अध्यक्षता में यह आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सिविल न्यायालय के न्यायाधीश एस विश्नोई ने शिरकत की। उन्होंने बालिकाओं को स्वस्थ रहने के लिए शारीरिक परिश्रम करने का सुझाव दिया। और चलिए बात चित्तौड़गढ़ की, जहां पर इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड की 51वीं आम सभा का आयोजन किया गया। इसमें सहकारिता मंत्री की मौजूदगी में जीएसएस के अध्यक्षों ने अपना पक्ष रखा। मुख्य रूप से किसानों ने खाद का विषय रखा और कंपनियों पर गलत तरीके से आवंटन का आरोप लगाया। जीएसएस अध्यक्षों ने पारदर्शिता के साथ में खाद के आवंटन की मांग की। आम सभा को संबोधित करते हुए सहकारिता मंत्री ने यह आश्वस्त किया कि खाद वितरण की व्यवस्थाओं में भी सुधार होगा। सोसाइटी इसको वितरण करने का काम करती है, तो हम लगातार इसके संपर्क में हैं और कैसे हम अधिक से अधिक अपनी सोसाइटियों को, और हमने जो ये प्राइवेट डीलर्स की बात कर रहे हो, इन 1.5 सालों में हमने एक भी नए जो है खाद बीज डीलर इफ्को और क्रिफ्को में एक भी नया डीलर प्राइवेट नियुक्त नहीं होने। और चलिए जयपुर के चाकसू से खबर है, जहां पर नेशनल हाईवे 52 पर गरुड़वासी कट बाईपास के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो जाता है, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो जाती है, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने जयपुर की तरफ जा रही एक बाइक को पीछे से टक्कर मारी। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर ब्लर करके ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई है, क्योंकि बेहद ही दर्दनाक ये तस्वीरें हैं जिसे देखा नहीं जा सकता। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। और चलिए बात चौमू की, जहां पर एक बार फिर जल निकासी व्यवस्था की पोल खुल जाती है, जब मामूली बारिश के बाद भी चौमू थाना परिसर जलमग्न हुआ। हालात ऐसे बन जाते हैं कि एसएचओ का चैम्बर और हवालात तक पानी से भर गए। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जिससे पुलिसकर्मियों को भारी परेशानियों का यहां पर सामना करना पड़ा। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि जल निकासी को लेकर किए गए दावों की भी बारिश ने पोल खोल दी है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर कि किस तरह से एसएचओ चैम्बर और ये हवालात देख लीजिए। ये हवालात कई सवाल भी खड़े करता है कि भाई यहाँ पर पुलिस का चैम्बर और हवालात ही जो है पानी के चंगुल में है, ऐसे में आमजन का क्या कुछ हाल हो रहा होगा। और चलिए चूरू के सालासर धाम से खबर है, जहां पर कोलासर गांव के सरकारी विद्यालय में समस्त उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य की सत्र आरंभ वाकपीठ संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यकारिणी अध्यक्ष राजेंद्र दुबे, उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश वर्मा सहित अन्य ने संगोष्ठी में भाग लिया। मुख्य शिक्षा अधिकारी गोविंद राठौड़ ने कहा कि प्रधानाचार्य विद्यालय की धुरी होता है। और चलिए बात बारां की भी कर लेते हैं। 2 दिन से लगातार हो रही बारिश से वहां पर जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। शहर में जलभराव के हालात बने हैं। कई दुकानों में पानी भर आया है, जिसकी वजह से दुकानदारों को काफी नुकसान पहुंचा है। और लगातार हो रही पानी की आवक से कई रास्ते भी बंद हो चुके हैं। शहर के अंदर बारिश का दौर चालू हुआ, 1 घंटे की बरसात में शहर के अंदर पानी हो गया है। प्रत्येक दुकान में पानी घुस चुका है। हमारे दुकान में पानी है। दुकानदार जो नींद में सो रहा था उसको पता ही नहीं, उससे दुकान पानी घुस चुका है। घुटने पानी चौराहे पर है। प्रत्येक दुकानदार को आज नुकसान हुआ है। जो गाड़ियां आती जाती है, इनको रोकने वाला कोई नहीं है। प्रशासन का बंदा केवल नगर परिषद। अब चलिए हाड़ौती के बूंदी की भी बात कर लेते हैं। राजकीय महारानी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। नगर परिषद सभापति सरोज अग्रवाल ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसमें स्कूल के विद्यार्थियों को अल्बेंडाजोल की गोली खिलाई गई, जो कि 1 साल से 19 साल तक के
प्रत्येक बालक और बालिका को खिलाई जानी है। और चलिए बारां के शाहबाद से खबर है, जहां पर नेशनल हाईवे 27 पर आए दिन पैंथर दिखाई देने के साथ ही लोगों की घोर लापरवाही देखने को मिली है। पैंथरों का प्राकृतिक रहवास शाहबाद लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व घोषित है। इस रिजर्व में पैंथरों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ऐसे सोशल मीडिया पर वीडियो जमकर वायरल है, जिसमें कुछ लोग पैंथर के प्राकृतिक रहवास के पास जाते हुए दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से कोई बड़ा हादसा भी देखने को मिल सकता है। और चलिए बारां की एक और खबर, जहां पर लगातार हो रही बारिश से प्रताप चौक पर जलभराव की स्थिति बनी है। इसी बीच तेज रफ्तार में ट्रैक्टर चला रहे युवकों को एक दुकानदार ने टोका। इस पर ट्रैक्टर पर सवार बदमाश गुस्से में आते हैं और दुकानदार पिता पुत्र पर हमला करते हैं। हमले में दुकानदार का बेटा घायल हुआ, तो वहीं पिता के साथ भी जमकर मारपीट की। आपको बता दें कि पीड़ित दुकानदार की तरफ से कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी है। और चलिए अब भुसावर की बात करते हैं, जहां पर अग्रवाल समाज की तरफ से किन्नरों को दी जाने वाली बधाई राशि निर्धारित करके उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। बधाई राशि का निर्धारण करके 21 सदस्यीय दल उपखंड अधिकारी राधे श्याम मीणा को ज्ञापन दिया। मुंह मांगी रकम मांगकर धक्का मुक्की या फिर कोई अश्लील हरकत करने पर कानूनी कार्रवाई की मांग भी की है। और चलिए बात डूंगरपुर की, जहां पर विकास और आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए नगर परिषद में अब कार्य के प्रति तेजी देखने को मिल रही है। शहरवासी को अब 24 घंटे में स्वीकृतियां जारी की जा रही है, तो वहीं पात्र आवेदक को पट्टा भी जारी हो रहा है। नगर परिषद ने 24 घंटे में मकान का पट्टा बनाकर लोगों को राहत दी। जशोदा यादव की बेटी यानी कि मोहिनी यादव ने 24 घंटे के दरमियान आवासीय पट्टा देने पर नगर परिषद और राज्य सरकार का आभार भी व्यक्त किया है। कल अमृतलाल जी यादव जो पेशे से अध्यापक हैं, वो दोपहर को यहाँ कार्यालय आए और उन्होंने कहा कि मुझे बहुत ही जल्दी आवश्यकता है, हमारे पट्टा चाहिए। तो हमने पूछा क्या हुआ, तब उन्होंने कहा कि भाई हमारी पुत्री एडमिट है और हमें लोन के लिए पट्टा चाहिए और ताकि हमारा लोन क्लियर हो सके। तो हमने उनको तुरंत अवगत कराया कि आप ई मित्र के थ्रू ही ऑनलाइन आवेदन करें और हम शीघ्रतया आपके पट्टे की कार्रवाई करेंगे। तो अपनी पत्नी के नाम से उन्होंने आवेदन किया और आवेदन के कुछ ही घंटों के भीतर हमने डीए की रिपोर्ट करवा कर और उसके पश्चात हमने जेईएन प्रकाश महावर जी को मौके पे भेजा और उनकी रिपोर्ट मौका। और चलिए अब खबर सालासर से है, जहां पर सालासर पुलिस ने हार्डकोर अपराधी और उसके सहयोगी का थाने से लेकर के मुख्य बाजार से होते हुए राजकीय अस्पताल तक पैदल जुलूस निकाला है। थानाधिकारी ने बताया कि आरोपी थाने का ए श्रेणी का हिस्ट्री शीटर हार्डकोर अपराधी है। हार्डकोर आरोपी के खिलाफ विभिन्न थानों में 31 मामले दर्ज है। और चलिए अब राजसमंद के भीम से खबर है, जहां पर ग्राम पंचायत कालदेह में विधायक हरि सिंह रावत ने करोड़ों रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस मौके पर सरपंच बलवीर सिंह रावत और सभी वार्ड पंच सहित ग्रामीणों ने विकास कार्यों के लिए विधायक का आभार भी जताया। इन योजनाओं से गांव और आसपास के क्षेत्र में विकास की नई दिशा मिलेगी। और जैसलमेर के रामदेवरा से खबर मिली है, जहां पर मेला अधिकारी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक रखी गई। सभी विभागों के साथ मेला अधिकारी ने बैठक की। आगामी 25 अगस्त से विधिवत रूप से भादवा मेले का आगाज होगा। चिकित्सा हो, पुलिस सहित सभी विभागों के अधिकारी यहां पर मौजूद रहे। मेला अधिकारी ने सफल संचालन को लेकर विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। और चलिए झुंझुनू के चिरावा से अब खबर है कि अचानक मौसम का मिजाज यहां पर बदला और जमकर बारिश हुई। बरसात के बाद चली ठंडी हवाओं से मौसम सुहाना हुआ और लोगों को दिन भर की उमस और गर्मी से राहत मिली। अचानक हुई बरसात से खेतों में खड़ी खरीफ की फसल को बड़ा फायदा होगा। खासकर ग्वार हो या फिर कपास हो या फिर मूंगफली की फसल के लिए बारिश संजीवनी साबित होगी।
और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पंचायती राज चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। पंचायती राज चुनाव के लिए तैयारियां पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी। मतदाता सूची जारी करने के लिए कार्यक्रम भी जारी कर दिया। राज्य निर्वाचन आयोग ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। तो पंचायत चुनाव को लेकर के राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरी तरह से तैयारियां शुरू कर दी है और मतदाता सूची जारी करने के लिए शेड्यूल जो है वो भी डिसाइड कर लिया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने तमाम दिशा निर्देश भी जो है पंचायत चुनाव के लिए जारी कर दिए हैं और जो कि पंचायत चुनावों को लेकर के हर किसी को इंतजार था कि इस चुनाव को लेकर के क्या कुछ निर्णय रहेगा। तो उसको लेकर के एक पॉजिटिव न्यूज़ जो है राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से तैयारियां अब शुरू हो चुकी है और तमाम दिशा निर्देश भी जो है वो दिए जाएंगे। मतदाता सूची जारी करने के लिए एक शेड्यूल जो है वो भी जारी कर दिया है। तो राजस्थान के पंचायत चुनाव को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर, राज्य निर्वाचन आयोग ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। लगातार ये चर्चाएं थी पंचायत राज चुनाव को लेकर के कि क्या कुछ किस तरह से चुनाव होगा, वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर के होगा, क्या कुछ नियम रहेंगे। लेकिन अब राज्य निर्वाचन आयोग काफी एक्टिव दिख रहा है और राज्य निर्वाचन आयोग ने तमाम तैयारियां भी इसको लेकर के शुरू कर दी है। तो एक और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कैबिनेट की अहम बैठक होगी। कैबिनेट के बाद में मंत्री परिषद की भी बैठक होगी। बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कल कैबिनेट के बाद में मंत्री परिषद की भी बैठक होगी और इस बैठक के तहत कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं और इन फैसलों पर मुहर लग सकती है। कल भजनलाल कैबिनेट की अहम बैठक और इन बैठक को लेकर के चाहे सोशल मीडिया हो, वहां पर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। हालांकि कुछ लोग लिख रहे हैं कि क्या छत्तीसगढ़ की तर्ज पर मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि भाई अभी फेरबदल होने के चांसेस बहुत कम है। ऐसे में कल की बैठक में क्या कुछ निर्णय होता है, क्योंकि 1 सितंबर से सत्र भी शुरू हो रहा है। तो ऐसे में उससे पहले की बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण है। इस बैठक में क्या कुछ फैसले होंगे, कैबिनेट की भी बैठक है और उसके बाद में मंत्री परिषद की भी बैठक है। आपको बता दें कि नियमों के तौर पर कैबिनेट की बैठक में इस तरह के फैसले मंत्रिमंडल को लेकर के नहीं लिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद में मंत्री परिषद की बैठक है। तो ऐसे में जो चर्चाएं चल रही है, क्या वो सिर्फ अफवाह मात्र साबित होंगी या वाकई में कुछ राजस्थान में बड़ा होगा, छत्तीसगढ़ की तर्ज पर होगा। लेकिन विधानसभा सत्र भी नजदीक है, तो क्या ऐसे में क्या ये बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, ये देखना कल की बैठक में बड़ा दिलचस्प होगा।